हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त बीएसटी पढ़ने के लिए हो जाओ एकदम रेडी, क्योंकि तुम्हारी अपनी मैम आ चुकी है। क्या बात है, बच्चे आ गए हमारे। गुड मान एकदम एंड काम तम ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस करके खत्म करेंगे इसको हम लोग आज। तो व्यावसायिक सेवाएं चैप्टर नंबर 4 का आज होगा द एंड काम तमाम। क्या करेंगे इसमें? आज हम लोग पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो भी थोड़े बहुत एमसीक्यू बनते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्राची। अब टॉपिक होने वाला का जो बीमा है, इंश्योरेंस क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस होंगे हमारे पूरे के पूरे जो भी आपका अध्याय है उस अध्याय से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस आपका, और कम्युनिकेशन यानी टेलीकम्युनिकेशन, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस होगा। और आपका जो बीमा है, इंश्योरेंस जो है, उसके सिद्धांतों से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। चल, इसमें एमसीक्यू हम करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो? सब लोग आ गए? जल्दी से सब लोग आ जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि फिर कहोगे कि मैम हमारा पोल नहीं लगा, हम लेट से। राधिका, तो हम लोग ये मुझे तो इतने सारे बच्चे आ गए हैं, तो सब जल्दी से थम्स अप लगा दो। आंसर करना होगा, लेकिन राइट करना सेकंड्स का 40 सेकंड क्या बहुत जरूरी है। रेडी? एक्यूरेट? सब रेडी हो गए? चलो, तो सब रेडी हो गए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और आ गया। क्वेश्चन क्या है? ग्राहक भागीदारी यानी ग्राहक का इन्वॉल्वमेंट, ग्राहक का होना, ठीक है, डैश खरीदने के लिए बहुत जरूरी है। ग्राहक का इन्वॉल्व होना, ग्राहक का मौजूद होना क्या खरीदने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। बिना ग्राहक के उपस्थित हुए काम हो नहीं सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने सेलेक्ट कर लिया है। 45 सेकंड्स का टाइमर है, सबको मौका मिलेगा। तुम मत सुनो अपनी सेवा और तुरंत उसका ग्राहक क्या करे, ग्राहक का इन्वॉल्व होना नहीं करोगे। तुम लोग ना एक दूसरे का मत सुनो। कोई अगर तुमको ये कहता है कि सी होगा, तुम मत सुनो, तुम अपने दिमाग का यूज करके लगाओगे, कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। हाँ, ए टू जेड होगा। देखो भाई, ग्राहक भागीदारी, ग्राहक का इन्वॉल्व होना, जब एक रोगी डॉक्टर के पास जाएगा तभी उसका इलाज डॉक्टर करेगा। डॉक्टर तुरंत प्रोड्यूस करेगा अपनी सेवा, और तुरंत उसका ग्राहक क्या करेगा, उसको कंज्यूम कर लेगा, खा लेगा, उसका उपभोग कर लेगा। तो जहां पर तुरंत प्रोडक्शन हो और तुरंत ही कंजप्शन हो जाए, यानी तुरंत ग्राहक का होना बेहद जरूरी है। वस्तु का क्या होता है? वस्तु के केस में जब वस्तु उत्पादित की जाती है उस वक्त उसका तो कंजप्शन होता नहीं है। ग्राहक हो सकता है, ग्राहक जो है वो कोई और भी हो सकता है, उपभोक्ता कोई और हो सकता है ना। आपके घर में आपकी मदर जो है शॉपिंग करने जाती हैं, आपके लिए कोई सामान लेकर के खरीद करके आती हैं, और आप उसको खाते हो, तो उपभोक्ता तो आप होते हो। मम्मी तो सिर्फ आपकी क्या हो गई, खरीद करके ले आ रही हैं। समझ में आ रहा है? या ऑनलाइन मंगा लिया, उस टाइम भी वो नहीं थी वहां पर। तो ऐसे केस में, लेकिन जब सेवा दी जा रही होती है या सेवा ली जा रही होती है, तो ग्राहक का होना जरूरी होता है। चाहे वो ऑनलाइन सेवा दी जा रही हो तो भी ऑनलाइन, जैसे सर्विस, आप फोन पे बात कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, फोन पे चैटिंग हो रही है आपकी, तो वहां पर भी तो ग्राहक इन्वॉल्व हो गया। इन्वॉल्व होना जरूरी है बेटा ग्राहक का सेवा के केस में। है, देखो इन लोगों का सी है, इसका ए है इसका राइट आंसर। और क्या करूं मैं? 2 पॉइंट ये मैरी का। फिर संदेश वाहक कौन सी प्रस्तुत की जा रही है? सब क्वेश्चन तो जरूर होगा। उत्पाद क्वेश्चन तो की जा रही है, सेवाएं है ही नहीं, इसको सेवा बोलोगे ही। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक सेवा नहीं है ही नहीं, इसको सेवा बोलोगे ही नहीं, बिजनेस सर्विस नहीं है। बताओ क्या है इसका राइट आंसर? बैंकिंग, उत्पादन यानी कोई प्रोडक्शन, यातायात, या फिर संदेश वाहन। संदेश वाहन का मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है। अब बताओ इसमें से व्यावसायिक सेवा कौन सी नहीं है? मैम मैंने चैट तो सही लिखा बट पोल में नहीं।
वो है एडवर्टाइजमेंट, ये सब तो है ही है। यातायात, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन। व्यावसायिक सेवा नहीं है तो देखो बैंकिंग वो है, बैंकिंग बिजनेस सर्विस है। यातायात बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन है। संदेश वाहन कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब तो है ही है। मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कौन करता है? उद्योग करते हैं। उद्योग में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो उत्पादों का बनाना या उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, इसको हम कोई व्यावसायिक सेवा डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी है इसका राइट आंसर। और 50 ओके, ज्यादातर किसी करना सबसे बड़ा भारत में इंडिया में किस बैंक को शीर्ष बैंक बोला जाता है? एपेक्स बैंक बोला जाता है इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊपर वाला बैंक। बताइए इसका नाम क्या है? बताइए भारत में सबसे बड़ा या बैंकों का बैंक एपेक्स बैंक किसे बोला जाता है? रखता है कौन है? तो बी पे जाएंगे हम, बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। बेटा इसे एपेक्स बैंक बोलते हैं, शीर्ष बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक बोलते हैं और केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं किसी देश का। हमारे देश का क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है। तो बी पे जाएंगे हम और 65% बच्चे यहाँ पर राइट। टॉप 10 का मतलब किस तरह का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जमा स्वीकार करना और बैंकों का किस तरह का काम है? जमा स्वीकार करना बैंकों का किस तरह का कार्य है? ठीक है, जमा का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो मेरे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है मान लो, और मैंने उस पैसे को किसी बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक क्या कर रहा है? बैंक मेरी जमा को स्वीकार कर रहा है, मेरी बचत को स्वीकार कर रहा है और अकाउंट में जमा कर रहा है, मेरे नाम का अकाउंट है। तो जमा स्वीकार करना किसी भी बैंक का कौन सा तरह का काम होता है? प्राथमिक कार्य, गौण कार्य, सामाजिक कार्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन उनको। तो हम कहते हैं कि प्राथमिक कार्य, मेन काम जो बैंकों का है, उन लोगों को जो किसी बैंक का जमा स्वीकार करना होता है, लोन देना होता है अपने ग्राहक को, उन लोगों को जो बैंकों में अपने अकाउंट खोलते हैं उनको भी। तो हम कहते हैं कि प्राथमिक कार्य, मेन काम जो बैंकों का है वो है जमा स्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा। अपने कंप्यूटर सिस्टम पर ही में, तो उसके अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जल्दी से। निम्न में से इनमें से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है आप जानते हैं ना? जब इंटरनेट का यूज करके फंड ट्रांसफर किया जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का यूज करके अगर आप अपने घर पर ही, अपने नेट पर, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर ही चेक कर सकते हैं अपने बैलेंस को और अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का यूज करके भी कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जहां ऑनलाइन तरीके से इंटरनेट का यूज करके मनी ट्रांसफर करते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम बोला जाता है। अब आप बताइए निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण, स्वचालित टेलर मशीन, डेबिट कार्ड या अधिविकर्स? बताओ। क्या बोल रहे हैं सब? डी करती है एटीएम, डेबिट कार्ड, फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण मतलब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बिना गए हुए ही, बैंकों में विजिट किए ही फंड ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज करके। स्वचालित टेलर मशीन जो भी उस पे भी काम करती है, एटीएम, डेबिट कार्ड
या अधिविकर्ष। अधिविकर्ष का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है, मतलब चालू खाता में अधिक संख्या में अधिक पैसा आप निकाल सकते हैं अपनी जमा से ज्यादा, तो उसे कहते हैं अधिविकर्ष। तो भाई जमा से ज्यादा निकाल सकते हैं, इसमें कहीं इंटरनेट या आपका या किसी इलेक्ट्रॉनिक फंड के बारे में बात नहीं की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ही होगा है बेटा। बाकी सब में क्या है? बाकी सब में कहीं ना कहीं नहीं दे रहा है। हाँ, को आ रही है, दिक्कत होगी। नहीं मैम नहीं आ रही है। अच्छा, तुम लोग जब पढ़ने का मन नहीं करता तो ये सब भी बातें जो है बोलते हो, ठीक है। यस मैम आ रही है, होल आर नहीं है। चलो ये बेटा किसके द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश वह विधि है जो एक व्यक्ति के जोखिम को अनेक व्यक्तियों में विभाजित करती है। बेटा किसके द्वारा एक आदमी का जोखिम, एक पर्सन का जोखिम या एक लोग का जोखिम कई लोग आपस में मिलकर के पूरा कर देते हैं, किस तरह से, किसके द्वारा? इसका आंसर करो जल्दी से, इसका आंसर करो जल्दी से। जेड वाई लिख रहा सुधा के घर में होगा के द्वारा। प्रीमियम तो सबने दिया, लेकिन चलो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बीमा होगा। बीमा के द्वारा क्या होता है? बीमा के द्वारा सभी लोग प्रीमियम देते हैं, जितने लोग हैं सबके सब प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन सबके घर में थोड़ी ना आग लगेगी, सबके गोडाउन में थोड़ी ना सामान जलेगा, किसी एक या दो या कुछ लोगों के घर में होगा। तो प्रीमियम तो सबने दिया, सबने कहीं ना कहीं पैसा दिया कंपनी को, लेकिन लॉस किसी एक को हुआ या कुछ लोगों को हुआ, तो सबके पैसे के द्वारा सबने जो प्रीमियम अदा किया था उसके थ्रू किसी एक पर्सन का लॉस जो है वो कंपनसेट हो गया, वो पूरा हो गया, ठीक है। तो बीमा जो है, बीमा में ये नियम लागू होता है। अमन कश्यप में आ गए और द्वारा अपनी सेवाएं, इसके बाद देखो बच्चा बच्ची, बीमाकर्ता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करने के बदले में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। आज के टाइम में मुफ्त में कुछ कोई नहीं देता है, सब कुछ ना कुछ लेता है ना। मम्मी की तरह, पापा की तरह निस्वार्थ भाव से बिना किसी खूब अच्छा नंबर पाओ, तो कुछ ऐसे टीचर बीमाकर्ता द्वारा, बाकी तो जितनी कंपनी प्रदान करने के बदले भी सब लोग हैं वो बदले में कुछ ना कुछ लेते हैं, फिर आपको अपनी सेवा देते हैं, ठीक है। तो बीमाकर्ता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करने के बदले में जो शुल्क लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, बताओ। लाभ टेस्ट मत क्या करो, करता कौन होता है? बताओ क्या चार्ज करता है? प्रीमियम। प्रीमियम जो शुल्क लेता है उसका नाम क्या होता है? प्रीमियम बोला जाता है बेटा। अगर आपने पॉलिसी ली है 10 लाख की तो 10 लाख का प्रीमियम नहीं देते हो, प्रीमियम जो होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है और समय समय पर लिया या दिया जाता है। तो सी है इसका राइट आंसर। ये देखो 58% किस्त नियम, तो शुल्क जो लोन है नहीं। लाइफ इंश्योरेंस, सोनाक्षी करो इसका राइट आंसर, लगा रही हूं मैं पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जंप मारते हैं। क्वेश्चन क्या है? हमारी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, करो इसका राइट आंसर, लगा रही हूं मैं पोल। बताओ, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान होता है, पाया जाता है? सुरक्षा का, हमारे अगर जान चली गई तो हमारे घर वालों को सुरक्षा मिल सके, उनको कुछ पैसा मिल सके, इसका तत्व होता है, या विनियोग का, कुछ पैसा हमारा जमा होता रहे, इसका तत्व होता है, या फिर उपरोक्त दोनों, जीवन बीमा में सुरक्षा भी है विनियोग भी है, या लाभ होता है इसमें? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या है इसका राइट? मैम बता, जो हमारी पैसा है वो बढ़े। मैम विनियोग का अर्थ क्या होता है? देखो प्रतिभा, विनियोग का अर्थ होता है जब हमारा पैसा, जो हमारी पैसा है वो बढ़े, ठीक है, उसे हम कहते हैं विनियोग।
अगर हमने कहीं पैसा कुछ लगाया है या जमा किया है तो वो अगर बढ़ रहा है, हमारी बचत बढ़ रही है, तो हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने किया है, इन्वेस्ट किया है हमने, विनियोग किया है हमने। ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मैम सी होगा, बट जल्दी में गलत कर दिया। लो अन्नपूर्णा, बाकी जितने इंश्योरेंस होते हैं, फायर इंश्योरेंस होगा, सी होगा। देखो, जीवन बीमा ही एक ऐसा बीमा होता है जो तो सुरक्षा भी देता है और विनियोग भी देता है। बाकी जितने इंश्योरेंस होते हैं, फायर इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, आपका मरीन इंश्योरेंस हो गया, सामान्य बीमा हो गया, चोरी बीमा हो गया, स्वास्थ्य बीमा हो गया, आपका प्रीमियम जो है ना वो आपका वापस नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम आती है, घटना घटित होती है, आपको क्षतिपूर्ति मिल जाती, कंपनसेशन मिल जाता है, लेकिन आपका जो प्रीमियम पैसा है वो वापस नहीं होगा अगर घटना घटित नहीं हुई तो। ठीक है, जोखिम नहीं हुआ तो। मतलब बाकी सामान्य बीमा में आपका विनियोग नहीं होता है, आपका पैसा बढ़ता नहीं है, लेकिन जीवन बीमा में अगर मान लो आपने जीवन बीमा लिया और आपकी मृत्यु नहीं हुई है एक समय तक, तो भी आपका जो प्रीमियम का पैसा जमा होता रहता है, ठीक है, एक तरह से, और आपको पॉलिसी का अमाउंट एक समय के बाद मिलेगा ही मिलेगा वापस। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर विनियोग भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, हमारा पैसा जो है वो डूब नहीं रहा है। तो सी है इसका राइट आंसर, और 77% बचे सी राइट। बोल अंतर्गत आता नहीं आता है। फिर हम लोग बताओ, निम्न में से क्या सामान्य बीमा के अंतर्गत आता नहीं आता है? सामान्य बीमा जनरल इंश्योरेंस जो होते हैं, ठीक है, जैसे किसी सामान के लिए बीमा कराया आपने, अग्नि बीमा कराया है, समुद्रिक बीमा कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, ठीक है। आप बताइए कि निम्न में से क्या सामान्य बीमा के अंतर्गत नहीं आता है, सामान्य बीमा की कैटेगरी में नहीं माना जाता है? बताओ जल्दी से बच्चा बच्ची, सामान्य बीमा किसे नहीं बोला जाएगा? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? जीवन बीमा, अग्नि बीमा, चोरी बीमा या सामुद्रिक बीमा? चोरी बीमा, अग्नि बीमा। चोरी बीमा का मतलब समझ रहे हो? चोरी अगर होगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। मैम शायद, क्या शायद? 9 में से 7 है, 7 में से 9 लिखो है, सही आंसर तो करो। है सामान्य बीमा, गलती हो गया। देखो, जीवन बीमा इसका राइट आंसर होगा। जीवन बीमा सामान्य बीमा नहीं होता है, सामान्य बीमा जनरल इंश्योरेंस, क्योंकि जीवन बीमा में ही क्या होता है बेटा, जीवन बीमा में सुरक्षा भी होता है और साथ ही साथ विनियोग भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, विनियोग भी होता है, विनियोग भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी पाया जाता है केवल जीवन बीमा में। बाकी जितने भी बीमा के प्रकार हैं, ये तीनों के तीनों, ये क्या है, ये सामान्य बीमा है, सामान्य बीमा है, जिसमें क्या हो रहा है बेटा, जिसमें केवल 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 सुरक्षा का तत्व पाया जाता है। अगर जोखिम होगा तो जोखिम से सुरक्षा मिलेगी, जोखिम से सुरक्षा मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए है, और 26% बच्चे राइट हो पाए हैं केवल। सी पे गए, चोरी है, ठीक है, और केवल जीवन बीमा जो है वो एक अलग प्रकार का बीमा है, जिसने नहीं बताया था। 80% बच्चे राइट हो पाए हैं केवल। सी पे गए, चोरी बीमा। चोरी बीमा सामान्य बीमा नहीं है, क्योंकि मैम चोरी बीमा आपने नहीं बताया था। अच्छा, चोरी बीमा एक प्रकार से जनरल इंश्योरेंस माना जाता है, ठीक है, और केवल जीवन बीमा जो है वो एक अलग प्रकार का बीमा है, जिसमें कि सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए ये एक विशेष प्रकार का बीमा होता है, जिसमें कोई क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसमें इसमें का मतलब वास्तविक हानि को इसमें माप नहीं सकते, बाकी सभी बीमा में वास्तविक हानि को माप सकते हैं,
मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसमें वास्तविक हानि यानी जीवन का क्या मूल्य है इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, ऋषिका, अमरनाथ, सलोनी, अभिषेक, सुशील। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा राइट आंसर देने की कोशिश करना, बहुत दिमाग लगा करके इसका आंसर करना बच्चा, दिमाग का पूरा यूज करना, पूरी सोच का पूरा जो तुम्हारा मतलब कहते हैं ना कि लड़ाकू बुद्धि है उसका यूज कर ले। लाइफ का आप इंश्योरेंस, जीवन बीमा में बीमा योग्य हित किस समय होना चाहिए? मतलब आप जीवन बीमा करा रहे हैं मतलब किसी लाइफ का आप इंश्योरेंस कर ले रहे हो, अपनी लाइफ या अपने से जुड़े हुए लोगों की लाइफ का। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जीवन बीमा कराते समय जिस जिस भी पर्सन का आप जीवन का बीमा करा रहे हो उस पर्सन में आपका इंटरेस्ट कब होना चाहिए? ठीक है, बीमा योग्य हित कब होना चाहिए? जब आप पॉलिसी करा रहे हो उस टाइम, या जब हानि हो रहा है उस टाइम, या केवल बीमा कराते समय, केवल क्षति के समय, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। या मैम नहीं पता मुझे, आती जिसे बुद्धि बोलते हो जो खूब चलती है, जब मैं बीमा के सिद्धांत पढ़ा रही थी खूब चल रही थी तुम लोगों की, तो जरा सोचो इसमें कि जीवन बीमा जब कराया जाता है, पॉलिसी जब ली जाती है, उस समय अपने जीवन के प्रति आपका स्नेह मोहब्बत जो भी कह लो होनी चाहिए, होती ही है। आपको अपने जीवन से प्रेम होता ही है, इसीलिए आप अपने जीवन का बीमा कराते हो, या जिनका भी आप जीवन बीमा कराते हो उनसे आपका लगाव रहता है तभी आप कराते हो। लेकिन मान लो कि जब मृत्यु हो ही रही हो, मतलब जब उसको क्या आप रोक सकते हो? डेथ क्या है? सर्टेन है। डेथ क्या है? निश्चित है। डेथ क्या है? होगी ही होगी। किसी डिजीज से या किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से, मान लो कि उस टाइम आपका डेथ हो गई, अब डेथ होने के बाद डेड बॉडी में आपका क्या इंटरेस्ट होगा? हो ही नहीं सकता है भाई, वो तो खत्म हो गया ना वो पर्सन। तो बच्चा बच्ची इसमें ये याद रखिएगा कि बीमा कराते समय व हानि के समय, दोनों के समय नहीं, बल्कि केवल बीमा कराते समय, केवल बीमा कराते समय ही एक व्यक्ति का, कहते हैं कि पॉलिसी लेते समय उसका, उसके जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जिस भी व्यक्ति का जीवन बीमा लिया जा रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। डेथ होने के बाद या क्षति होने के बाद, या क्षति हो गई ही तो इंटरेस्ट होना, बीमा योग्य हित होना जरूरी नहीं होता। आप उसको बचा नहीं सकते हो, आप मृत्यु को टाल नहीं सकते हो। कोई पर्सन अगर मर रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसको जीवित नहीं कर सकते हो। उस वक्त आपको उसका हित त्यागना पड़ता है। लगाव होना अलग बात है, लेकिन हित, इंटरेस्ट होना फिर वहां पर खत्म हो जाता है, उसके लिए फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये याद रखो बेटा, ये समझने वाला चीज था कि जब मान लो कोई पर्सन है जिसको कि एकदम बीमारी है और वो मर रहा है और उसको आप रोक नहीं सकते हो, आप उसको ऐसी गोली दवा ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो कि वो बच जाएगा, उसे खत्म होना है। ठीक है, तो यहां पर बी होगा बेटा इसका राइट आंसर, केवल विरुद्ध विसेंद्र 10,000 मूल्य के की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति यदि 50,000 मूल्य के माल का बीमा 70,000 का करवाता है, ठीक है, यदि उसका सारा माल क्षतिग्रस्त हो जाए तो बीमा कंपनी उसे केवल वास्तविक हानि अर्थात 50,000 का ही भुगतान करेगी, ना कि 70,000 का। इस स्थिति में बीमे का कौन सा सिद्धांत लागू हुआ है बताइए मुझे। अगर कोई पर्सन जो है वो अपने, उसका जो टोटल जो वैल्यू है उसके एसेट्स की, उसके सामान की, वो 50,000 है, ठीक है, 50,000 का ही मूल्य है, लेकिन उसने पॉलिसी ले ली थी 70,000 की, पॉलिसी का अमाउंट उसने रखा है 70,000 का, 70,000 के हिसाब से वो प्रीमियम पे कर रहा था हर साल, तो क्या कंपनी उसको 70,000 देगी या सिर्फ 50,000 देगी? और 85,000 कंपनी ने दिया, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, केवल भुगतान वो किया उस वास्तविक हानि का जो कि मूल्य बन रहा था। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू हुआ है? कौन सा सिद्धांत लागू हुआ है? अंत अंत था। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू हुआ है? कौन सा सिद्धांत लागू हुआ है? अंशदान का सिद्धांत, अधिकार समर्पण का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत,
बीमा योग्य हित का सिद्धांत, इसका राइट आंसर करो। शायद मैम तो घूमो है। वास्तु ये कहता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, जिसमें ये बनेगा 50,000 बनेगा, तो कंपनी आपकी सिर्फ वास्तविक हानि की भरपाई करती है, और ये कहता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ये कहता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, जिसमें ये बोला गया है कि अगर जो भी एक्चुअल लॉस होगा वही बीमा कंपनी बियर करेगी, देगी। आप लाभ नहीं कमा सकते हो बीमा करवा करके। ऐसा नहीं है कि आपने 70,000 की पॉलिसी ली थी और आपका केवल लॉस हो रहा है 40,000 का और आपको पूरा 70,000 मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, इसका राइट आंसर होगा सी। और 80 गुड, मेरा फिर से सही हो गया। पड़े हैं यहाँ पर समुद्र के रास्ते से सामान बताइए, जो सामुद्रिक बीमा होता है, मरीन इंश्योरेंस जो होता है, समुद्र से जब आप व्यापार करते, समुद्र के रास्ते से सामान जब लाया या ले जाया जाता है, तो सामुद्रिक बीमा करवाया जाता है कंपनियों के द्वारा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि सामुद्रिक बीमा का विषय वस्तु क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर किस किस चीज का समुद्र के रास्ते से व्यापार करते समय कंपनियां बीमा करा सकती हैं, किन किन चीजों का या किसका? माल का, जहाज का, भाड़े का, या उपरोक्त सभी का बीमा हो सकता है सामुद्रिक बीमा के अंतर्गत? बताओ। प्रिंस नेम का कोई और है क्या? कार्गो हो गया, इसका राइट आंसर डी होगा। तीनों का ही बीमा किया जा सकता है, अलग अलग बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। कुणाल, निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? बताओ। पत्राचार, ठीक है, पत्र व्यवहार करना, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल। बताइए, बहुत आसान सा है, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं मुझे लगता है। जो चैट करते हो, प्रिंट करके प्रिंट हो गया कुछ हो, तो दूसरे फैक्स मशीन पर बेटा, इसमें क्या होता है ना, ये आपके टेलीफोन आज फैक्स मशीन होता है बेटा, इसमें क्या होता है ना, ये आपके टेलीफोन से जुड़ा होता है फैक्स मशीन। और कोई भी चीज़ अगर आप अपने इस पे प्रिंट करते हो, प्रिंट करके वहाँ डालते हो, तो दूसरे फैक्स मशीन पर, जो दूसरे जगह पर होगा, स्टूडियो में या कहीं पर भी किसी दुकान पर, उसके फैक्स मशीन पर वहाँ से निकल जाता है। तो कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ वो हो गया, आप प्रिंटिंग फॉर्म में, रिटन फॉर्म में डाल सकते हो, फैक्स कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फैक्स का आजकल यूज नहीं होता है। आजकल लोग ईमेल करते हैं, तुरंत ईमेल कर देते हैं, तो ईमेल के थ्रू चला जाता है इन्फॉर्मेशन। आजकल कोई फैक्स वैक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करता है कि पहले तो यहाँ से टाइप करके जाए, उसके बाद फिर दूसरा एक उसमें टेलीफोन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, फैक्स मशीन होनी चाहिए, तो इस तरह से होना चाहिए, तब जाकर के फैक्स किया जा सकता है। तो बच्चा बच्ची, यहाँ पर इंटरनेट, फैक्स और ईमेल, इन तीनों में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं इन्हें बोला जाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज तो किया जा रहा है, नेट सिस्टम, नेटवर्किंग का यूज किया जा रहा होता है। तो पत्राचार जो होता है ना, पत्र व्यवहार करना, लेटर पोस्ट करना, स्पीड पोस्ट करना, रजिस्टर्ड पोस्ट करना, डाक सेवाएं जो होती हैं, वो जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं नहीं होती हैं। पत्र वाला खास तौर पे तार व्यवहार करना, तो हम ए पे जाएंगे। 85%। वेरी गुड। चैनल्स होते हैं, डीटीएच सेवाएं। चलो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, और जल्दी 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 जल्दी। ये देखिए, डीटीएच सेवाएं, डायरेक्ट टू होम सेवाएं, जो कि सैटेलाइट बेस्ड सेवाएं होती हैं, जिसकी वजह से आप लोग टीवी पर अपने जितने भी चैनल्स होते हैं उसको देख पाते हैं। तो डीटीएच सेवाएं प्रदान की जाती है। कौन प्रदान करता है डीटीएच सेवाएं? बताओ। परिवहन कंपनियां देती हैं, बैंक देते हैं, या सेलुलर कंपनियां देती हैं? सेलुलर कंपनियां मोबाइल कंपनियां होती हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, कौन देता है डीटीएच?
जब भी डायरेक्ट टू होम कनेक्शन डिश एंटीना लगा करके, सेट टॉप बॉक्स लगा करके जब तुम अपने टीवी पर बहुत सारे चैनल को देख लेते हो तो डायरेक्ट टू होम वाला सिस्टम होता है वहां पर। वहां के लिए बेटा डीटीएच कंपनी में जो सेट टॉप बॉक्स आप देखते होगे वो कंपनी का नाम वहां पर लिखा रहता है। तो डीटीएच सर्विसेज देने के लिए कौन सा यहाँ पर है जो यूज किया जाता है? हम्म, जल्दी बताओ। परिवहन कंपनियां नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। बैंक नहीं, बैंक कोई डीटीएच सेवाएं नहीं देते हैं। सेलुलर कंपनियां यानी मोबाइल कंपनियां, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सारी जो होती हैं वो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज देती हैं और ये मोबाइल जो नेटवर्क सिस्टम है उसके द्वारा डीटीएच सेवाएं दी जाती हैं। तो सेलुलर कंपनियां या मोबाइल कंपनियां जो है वो होगा इसका राइट आंसर, सी होगा। 6। जल्दी बताओ, पोल लग गया, आंसर करो। धानो ब्रो, मुझे भी मेंटली तुम्हारे से तो में क्या चीज शामिल नहीं हो, अब करो चैट। बीमे के कार्यों में क्या चीज शामिल नहीं होती है बताइए? जोखिम का बंटवारा, बिल्कुल करते ही करते हैं। पूंजी निर्माण में सहायक है ऋण देना, और इनमें से कोई नहीं। जोखिम का बंटवारा तो करते ही हैं बीमे के कार्यों में, पूंजी निर्माण भी होता है, कहीं कहीं ऋण भी दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या शामिल नहीं है बेटा? ऋण देना, ये ऋण नहीं देती है बीमा कंपनी। ये जो लोन वोन का जो काम होता है उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। है, लेकिन जोखिम का बंटवारा तो करती हैं। तो बीमे के कार्यों में क्या शामिल है, ये वाला अगर होता ना तो ज्यादा सही इसको माना जाता। चलो ये डाउटफुल क्वेश्चन हो जाएगा, फिर इसका रहने ही दो। पोल का कोई भी आंसर करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 50% इधर बोले हैं, मतलब ज्यादातर बच्चे इसी पे गए हैं। ठीक है, सबसे अधिक दर से ब्याज मिलता है, कौन से खाते पर सबसे अधिक दर से ब्याज दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताओ। बचत खाते पर, चालू खाते पर, स्थाई जमा खाते पर, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका? मैं मुझे अच्छे से आता है, मैं सिखा दूं फिर लड़ाई करना। देखो, अब तुम लोग कहते हो ना जमा खाता भी बोलते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, थोड़ा बहुत ब्याज मिलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। स्थाई जमा लोग कौन खोलता है? व्यापारी लोग खोलता है। बचत चालू खाते पे तो कोई ब्याज नहीं मिलता है, चालू खाते लोग कौन खोलता है? व्यापारी लोग खोलता है। बचत खाते पर थोड़ा बहुत ब्याज मिलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। स्थाई जमा खाता जो होता है, जिसे सावधि जमा खाता भी बोलते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जो लंबे समय के लिए कर दिया जाता है, उस पे सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। ठीक है, तो बैंक सबसे ज्यादा ब्याज किस पर देता है? स्थाई जमा खाते पर देता है। इसका राइट आंसर सी होगा। और 51% बच्चे राइट हो पाए हैं। कहाँ चले गए सब? 18 बचत खाते पर नहीं, स्थाई जमा खाते पर, एफडी अकाउंट, इस पे सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। आंसर किए, मतलब क्योंकि ये चैप्टर एंड जो सेवा एक के सिद्धांत हो गए इस चैप्टर में, और वैसे एक और, ठीक है, कुछ मतलब क्योंकि ये चैप्टर एंड होने को है, एंड ही हो गया है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चा। उन क्वेश्चंस को तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो टॉपिक तुम लोगों को बोल देती हूँ, उस टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो तुम लोग देख लेना। बैंकिंग के कार्य, बैंकिंग के कार्य, ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है।
बीमा के सिद्धांत जितने भी हैं, बीमा के सिद्धांत उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और आपका जो मेन तो यही है, बैंकिंग के कार्य हो गए, बीमा के सिद्धांत हो गए इस चैप्टर में। और वैसे एक और टॉपिक देख लेना, टॉपिक है सेवा, व्यावसायिक सेवा। व्यावसायिक सेवा के प्रकार और सेवा एवं वस्तु में अंतर, सेवाओं की विशेषताएं, सेवाओं की विशेषताएं। इतने क्वेश्चंस अगर तुम लोगों ने पूरे लिख लिए, समझ लिए, तो ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा चैप्टर है ना, उसका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। और